गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आदर्श त्रिपाठी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड का नया चैप्टर लेके, चैप्टर 2। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि चैप्टर 1 बी एन वर्मा सर लगातार कंटिन्यू करेंगे और मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करूँगा। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है स्क्रू एंड थ्रेड्स। स्क्रू थ्रेड्स मानी कि पेंच की चूड़ियाँ, जिसे हिंदी में बोलते हैं पेंच की चूड़ियाँ। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे चूड़ियों के बारे में, जैसा कि थ्रेड्स क्या होते हैं, थ्रेड्स कितने टाइप्स के होते हैं और थ्रेड के अलग अलग कौन कौन से प्रकार होते हैं, और चूड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, और चूड़ियों के विभिन्न नामिनक्लेचर जिनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग या इंजीनियरिंग क्षेत्र की अगर हम बात करें तो थ्रेड का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। किसी भी प्रकार के जोड़ को जोड़ने के लिए या किसी मशीन के पुर्जों की असेंबली करने के लिए विभिन्न प्रकार के थ्रेड्स यानी चूड़ियों का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे कि जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टेम्पररी जॉइंट्स, दूसरा होता है हमारा परमानेंट जॉइंट। तो थ्रेड्स जो है वो टेम्पररी जॉइंट का एक बेसिक एग्जाम्पल है, जिसमें हम क्या कहते हैं, थ्रेड्स के माध्यम से चीज़ों को असेंबल और डीअसेंबल कर सकते हैं जब चाहें तब। तो अगर हम पूछें आपसे कि थ्रेड्स क्या होता है, तो एक जनरल लैंग्वेज में ये भी कहा जा सकता है कि कोई भी सर्कुलर शेप का ऑब्जेक्ट या गोलाकार शेप का ऑब्जेक्ट जिसके आंतरिक या बाहरी सतह पर एक समान एंगल के, एक समान आकार के तथा एक समान दूरी पर लगातार आगे बढ़ने के लिए घुमावदार ग्रेज या कटे हुए हों, उन्हीं को हम थ्रेड बोलते हैं। अब थ्रेड जो है विभिन्न प्रकार से बनाए जाते हैं, जैसे लेथ मशीन से भी थ्रेड बनाया जा सकता है, टैप के माध्यम से भी थ्रेड बनाया जा सकता है, डाई के माध्यम से भी थ्रेड्स बनाया जा सकता है। तो हमारे सिलेबस में इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, इसलिए बस इतना समझिए कि थ्रेड्स को बनाने की विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं, जिनमें लेथ मशीन, टैप या डाई जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अब हम थ्रेड की बात अगर आपसे करें तो सबसे पहले देखिए, दो टाइप के थ्रेड होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल थ्रेड, दूसरा होता है इंटरनल थ्रेड। तो एक्सटर्नल थ्रेड हम इसे हिंदी में बाहरी चूड़ी भी कह सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट या जॉब के बाहरी सतह पर अगर चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं तो उन्हें हम एक्सटर्नल थ्रेड बोलते हैं, तथा यदि किसी ऑब्जेक्ट के या जॉब के आंतरिक सतह पर चूड़ियाँ कटी हों इन अंदर की तरफ, तो उन्हें हम अंदरूनी सतह वाली थ्रेड यानी कि इंटरनल थ्रेड भी कह सकते हैं। अब थ्रेड के बारे में ये आप एक कलर्ड फिगर देख रहे हैं थ्रेड का, जिसमें बहुत सारे नामिनक्लेचर आपको दर्शाए गए हैं। तो एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन अगर MCQs आए तो आपको ये थोड़ा आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं और आप अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सही उत्तर को चिन्हित करके नंबर पा सकें। तो पहला आता है आपका इसमें मेजर डायामीटर। तो जैसा कि देखिए, मेजर डायामीटर आपके फिगर में साफ साफ दिखाई दे रहा है, कहाँ किस डिस्टेंस से किस डिस्टेंस के बीच को मेजर डाया बोलते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्क्रू थ्रेड का जो सबसे बड़ा व्यास होता है उसे हम मेजर डायामीटर कहते हैं। और बोल्ट, नट और बोल्ट जो होता है, इसके द्वारा ही हम पूरे स्क्रू थ्रेड को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। ये स्क्रू थ्रेड का सबसे मोस्ट और बेसिक एग्जांपल है। तो बोल्ट में इसे आउटसाइड डायमीटर या जिसे शॉर्टकट भाषा में OD हम कह सकते हैं, और नट में इसे हम तल डायमीटर भी कहते हैं। ये होता है हमारा मेजर डायामीटर। दूसरा होता है हमारा माइनर डायामीटर। माइनर डायामीटर कह सकते हैं हम कि यह चूड़ी का एक सबसे छोटा व्यास, या इसे हम रूट डाया भी कह सकते हैं, जड़ व्यास जिसे कहते हैं। इसे हम कोर डाया के भी नाम से जानते हैं। ये एक चूड़ी के रूट से उसके सामने वाली चूड़ी के रूट तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है या लंबवत माप होती है, उसको हम माइनर डाया कहते हैं। अब रूट क्या होता है ये अभी आगे हम आपको बताते हैं। तीसरा आपका होता है पिच डाया। ये तीनों डायामीटर लाइन से आपको फिगर्स में दिखाई दे रहे होंगे, मेजर डाया, माइनर डाया और तीसरा पिच डाया। तो एक चूड़ी के मध्य से उसके साथ वाली चूड़ी के मध्य तक की जो
दूरी होती है उसके जो एक्सिस होती है उसके पैरेलल मापे जाने वाली दूरी को हम पिच कहते हैं और इसे हम पी से प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले पिच डाया जानने के लिए हमें पिच जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पिच समझिए आप किसे कहते हैं। देखिए पिच यहाँ साइड में लिखा हुआ है बीचों बीच थ्रेड के, जिसे स्मॉल पी से या कहीं कहीं कैपिटल पी के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। तो पिच क्या होता है, एक चूड़ी के मिड का जो डिस्टेंस होता है उसके जस्ट बगल या एडजेसेंट वाली चूड़ी के मिड के डिस्टेंस तक की बीच की जो एक्सियल डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक। और अब हम बात करेंगे पिच डाया की। तो जो पहला आपका बड़ा वाला व्यास था जिसे मेजर डाया कह रहे थे, और दूसरा जो आपका छोटा वाला व्यास था जिसे माइनर डाया कह रहे थे, इन दोनों के मिड का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम पिच डायमीटर कहते हैं। वास्तविक तौर पे इसे मेजर करना आसान नहीं होता है क्योंकि ये आपको फिगर्स में बड़े रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल किसी बोल्ट का या थ्रेड देखेंगे तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इसे हम काल्पनिक व्यास भी कहते हैं या इफेक्टिव डायमीटर भी कहते हैं। इसे माना जा सकता है, हाँ इनकी गणना करके निकाला जा सकता है, क्योंकि मेजर डाया और माइनर डाया अगर हमें किसी चीज़ का पता है तो हम पिच डाया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं उसका। अगला आता है आपका लीड। लीड क्या होता है, तो लीड देखिए आपका क्या होता है कि लीड इसमें इस फिगर्स में आपको लीड नहीं दिखाया है, चलिए एक और फिगर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लीड बना हुआ है। तो लीड क्या होता है आपका, लीड और पिच जैसा कि आप फिगर में देखेंगे तो आपको कुछ सेम ही दिखाई देगा और परिभाषा थोड़ी सी अलग होती है, आप ध्यान से समझिए। देखिए बोल्ट को हम नट के अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं और उसे फिर टाइट करते हैं, ठीक है। तो जब नट अपना एक चक्कर पूरा करता है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ता है, ये बात आपको पता है। या हम नट को जब लूज करेंगे तो कुछ डिस्टेंस वो बाहर की तरफ निकलेगा। तो नट को टाइट या लूज करते समय जो वो एक्सियल डिस्टेंस तय करता है, तो एक चक्कर में जितनी डिस्टेंस तय करता है उसे ही हम उस नट बोल्ट का या उस थ्रेड का लीड कहते हैं। अब ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। लीड हमारे जो होते हैं वो सिंगल लीड भी होते हैं, मल्टीपल लीड में डबल ट्रिपल क्वार्टर लीड भी होते हैं, ये अलग आएगा, आगे मैं आपको समझाऊंगा। अगला पॉइंट आपका आता है क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है, तो क्रेस्ट चूड़ी की सबसे ऊपरी सतह जहाँ दो साइडें आपस में मिलती हैं उसे ही हम क्रेस्ट बोलते हैं, हिंदी में इसे शिखर कहा जाता है। अगला होता है आपका जड़। जड़ को इंग्लिश में रूट समझा जाता है, और चूड़ी की जो सबसे नीचे वाली सतह होती है जहाँ दो साइडें आकर आपस में मिलती हैं इसे ही हम रूट कहते हैं। फिर आता है आपका फ्लैंक या साइड। फ्लैंक या साइड एक ही चीज़ है, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब किसी भी चूड़ी का जो जड़ होता है या रूट होता है और जो शिखर होता है जिसे क्रेस्ट कहते हैं, इसको मिलाने वाली जो सतह होती है ना उसे हम फ्लैंक कहते हैं। यानी कि रूट और क्रेस्ट जिस बिंदु पर आपस में मिलते हैं उसे ही हम उस सरफेस को हम फ्लैंक कहते हैं। अगला आता है आपका एंगल ऑफ थ्रेड। चूड़ियों की दोनों साइडें आपस में मिलने के बाद जो एंगल बनाती हैं उसे हम उसका एंगल ऑफ थ्रेड कहते हैं। जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दिया है कि दो फ्लैंक जब आपस में आके एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल हैं, तो इसे हम बोलते हैं थ्रेड्स की दो साइड्स जब आपस में आके मिलती हैं और जो एंगल बनाती हैं उसे हम एंगल ऑफ थ्रेड कहते हैं। उसके बाद आपका आता है फ्लैंक एंगल। फ्लैंक एंगल देखिए क्या होता है, तो फ्लैंक एंगल कुछ ऐसा नहीं, कैलकुलेट करने की भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ थ्रेड या थ्रेड एंगल जो होता है उसको अगर हम डिवाइड कर दें 2 से तो हमारा एक फ्लैंक एंगल निकल जाएगा। यानी कि एक फ्लैंक से वर्टिकल एंगल जितना भी होता है उसे ही हम बोलते हैं फ्लैंक एंगल। अगला आता है आपका हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल आपका क्या होता है, हेलिक्स एंगल होता है चूड़ी के झुकाव का जो मतलब इंक्लाइनेशन जो हमारा है उसके एंगल तथा पिच व्यास जो हमारा पिच का डायमीटर था उस एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो हेलिक्स बनता है उसी को हम बोलते हैं हेलिक्स एंगल। तो ये कुछ बेसिक थे। अब आप हेलिक्स एंगल निकालने का एक फार्मूला भी होता है जो इसमें बताया नहीं गया है, जैसे कि 10 हेलिक्स एंगल निकालने के लिए हम लेड ऑफ थ्रेड डिवाइडेड बाई पाई इनटू पिच डायमीटर कर देते हैं तो हमारे वहाँ से हेलिक्स एंगल निकल जाता है।
क्या फार्मूला होता है, लेड ऑफ थ्रेड, यानी कि चूड़ी की जो भी लीड हमारी आती है उसको हम रखते हैं डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, अंश में, तथा हर में हमारा होता है पाई इंटू पिच डायमीटर, तो जिससे हम हेलिक्स एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला आता है आपका डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या होता है, डेप्थ ऑफ थ्रेड होता है चूड़ी का जो हमारा क्रेस्ट है और जो चूड़ी का हमारा रूट है, इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर की जाती है उसे ही हम डेप्थ ऑफ थ्रेड कहते हैं, चूड़ी की गहराई कहते हैं। अगला आता है आपका थिकनेस ऑफ थ्रेड। थिकनेस ऑफ थ्रेड क्या होता है हमारा, थिकनेस ऑफ थ्रेड हमारा होता है कि पिच लाइन जो हमारी बनी हुई है, पिच लाइन जो होती है हमारी, उसके पैरेलल जो थ्रेड के दो एडजेसेंट साइड्स की दूरी होती है ना, उसे ही हम पिच की लाइन बोलते हैं या पिच लाइन बोलते हैं। फिर लास्ट आता है आपका नंबर ऑफ थ्रेड। तो 1 इंच की लंबाई में थ्रेड्स की जितनी भी कटिंग होती है, या आप ऐसे कर सकते हैं 1 इंच लंबाई में चूड़ियों की जो संख्या होती है उसे हम चूड़ी की संख्या यानी कि नंबर ऑफ थ्रेड कहते हैं, या इसे हम TPI से डिनोट करते हैं जिसे कहते हैं थ्रेड पर इंच। ये आपका थ्रेड का एक 3D फिगर का व्यू दिखाया गया है आपको, और ये है थ्रेड हमारा, जो हम अगर फ्रंट व्यू से सामने से देखें तो थ्रेड हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इसमें भी वही सारी चीज़ें समझाई गई हैं। तो दोनों फिगर्स के माध्यम से अभी जितनी भी परिभाषाएं आपको 12-14 परिभाषाएं मैंने बताई हैं, वो सारी परिभाषाएं ध्यान से वीडियो को पॉज कर करके आपको एक कॉपी पे नोट कर लेना है, क्योंकि अगर पेपर MCQs में हुए तो 99% चांसेज हैं कि इसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस जरूर फंसेंगे कि कौन सी चीज़ों की परिभाषा क्या होती है, कौन सी चीज़ों की डिस्टेंस को कौन सा चीज़ बोला जाता है, etc। अब आता है हमारा इसके बाद कि जो हम चूड़ियाँ बनाते हैं वो कौन कौन सी कितने प्रकार की होते हैं। तो देखिए, चूड़ियाँ जो हमारी बनाई जाती हैं, सबसे पहली बात तो ये होती है कि 2 प्रकार की चूड़ियाँ नॉर्मली बनाई जाती हैं। एक होता है वी थ्रेड जिसे हम बोलते हैं ट्राई एंगुलर या वी थ्रेड, और दूसरा होता है हमारा स्क्वायर थ्रेड। जैसा कि नाम से ही आपको पता है, वी थ्रेड या ट्राई एंगुलर शेप, यानी कि उसका जो फ्लैंक होगा, उसकी जो आकृति होगी वो वी शेप की होगी, तथा दूसरा जो स्क्वायर शेप है उसके जो फ्लैंक होंगे वो स्क्वायर शेप में होंगे। अब इसमें भी फिर 2 प्रकार होते हैं, एक होता है इंटरनल वी थ्रेड, दूसरा होता है एक्सटर्नल वी थ्रेड। दोनों के फिगर्स आपको सामने दिए हुए हैं कि दोनों के जो फ्लैंक का जो आकृति है या शेप है, ये आपको ट्रायंगुलर दिख रहा होगा या वी शेप में दिखाई दे रहा होगा, तथा इसी तरह एक में इंटरनल चूड़ियाँ कटी हुई हैं तथा दूसरे में एक्सटर्नल चूड़ियाँ कटी हुई हैं। ठीक इसी प्रकार स्क्वायर थ्रेड आता है। स्क्वायर थ्रेड में फिर 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा स्क्वायर थ्रेड में इंटरनल, जिसमें अंदर की तरफ चूड़ियाँ कटी होती हैं, और दूसरा स्क्वायर थ्रेड होता है हमारा एक्सटर्नल, जिसमें बाहर की तरफ चूड़ियाँ कटी होती हैं। इसके बाद आता है हमारा चूड़ियों की जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो चूड़ियों की दिशा हम 2 प्रकार से डिसाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं राइट हैंड थ्रेड, दूसरे को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड थ्रेड। तो देखिए, जब भी हम बोल्ट में नट को टाइट करते हैं और वो अगर क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने पे टाइट हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने पर लूज हो रहा है, तो ऐसी चूड़ियों को हम बोलते हैं राइट हैंड थ्रेड। जैसा कि फिगर्स में भी दिखाया गया है, इस प्रकार की चूड़ियाँ जिनमें हम नट को घुमाने पर बोल्ट में टाइट करते हैं घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसे हम बोलते हैं राइट हैंड थ्रेड। तथा यही चूड़ियाँ जब हम लूज करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये बाहर की तरफ निकलती हैं और इन्हें हम बोलते हैं राइट हैंड थ्रेड। ठीक इसी का विपरीत अगर हम लेफ्ट हैंड थ्रेड की बात करें, वामावर्ती चूड़ियाँ, तो ऐसी चूड़ियाँ जिन्हें घुमाने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या टाइट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़े बोल्ट को, और लूज करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़े, तो ऐसी चूड़ियों को हम बोलते हैं वामवर्ती चूड़ियाँ। ये थी आपकी कुछ थ्योरेटिकल बातें। अभी बहुत सारी बातें बची हुई हैं। अभी तो हमें थ्रेड्स पूरा पढ़ना है कि थ्रेड में क्या क्या होते हैं। अभी आपको बताना है सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट लेड थ्रेड क्या होते हैं। उसके बाद एकल चूड़ियाँ के विभिन्न प्रकार होते हैं, और चूड़ियाँ हमारी बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, एक वी थ्रेड और एक स्क्वायर थ्रेड। अब वी थ्रेड में फिर 6 टाइप्स की चूड़ियाँ होती हैं। वो सारी चूड़ियाँ कैसे बनती हैं, किसमें कितना एंगल होता है, कहाँ कौन कौन सी यूज की जाती हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी हैं।
और इसके साथ ही मैं आपसे बताऊंगा कि एक यूट्यूब का चैनल है एनीमैक, जिस पर एनिमेटेड वीडियोज़ बहुत अच्छे अच्छे मैकेनिकल में क्या कहते हैं मिल जाएंगे आपको समझने के लिए। उसी में से एक थ्रेड का एनिमेटेड वीडियो था जो मुझे थोड़ा पसंद आया, तो मैं सोचा कि बच्चों को बताना ज़रूरी है, इसलिए एक बार आप उसे भी देखें, क्लियर होगा कुछ। Introduction to screw threads. In this video, we are going to see about introduction to screw threads. Screw threads are used to transmit power and motion and also used to fasten two components with the help of nuts, bolts and studs. There is a large variety of screw threads varying in the form by included angle, helix angle, etc. The screw threads are mainly classified into external thread and internal thread. The best example of external thread is bolt and the best example of internal thread is nut. Screw thread nomenclature. In this video, we are going to see about the screw thread nomenclature. Let us see the bolt and nut. The bolt has external thread and nut has internal thread. Axis, the longitudinal central line throughout the threaded part. Minor diameter, that is DC. It is the smallest diameter of an external or internal screw thread. Also known as core or root diameter. Relation between major diameter and minor diameter is DC is equal to 0.84D to 0.81D depending on fine or coarse thread. Pitch diameter. It is the mean diameter between the major and minor diameter of the screw thread. It is the diameter where the thickness of the thread and space are equal and is measured parallel to the axis. It is the largest diameter of an external or internal screw thread, also known as gross or nominal diameter. Pitch, that is P. It is the distance from a point on one thread to the corresponding point on the next. Pitch is equal to 1 divided by number of threads per unit length of screw. It is the angle included by the flanks of the thread. Metric threads have 60-degree and British Standard Whitworth thread have 55-degree. Depth. It is the perpendicular distance between the crest and root. Flank. It is the surface joining the crest and root. It is the bottom surface created by the two adjacent flanks of the thread, that is, innermost portion of the thread. Crest. It is the outermost part of the thread. तो यही बातें थी
आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियाँ लेकर, कुछ थ्रेड्स की अलग ड्राइंग लेकर। थैंक यू क्लास।